हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने सिंक्रो साइक्लोट्रॉन पढ़ा था और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन से पहले साइक्लोट्रॉन बताया था। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में सिंगल डी का उपयोग होता है और उस डी से जब आयन प्रवेश करते हैं तब भी उनकी ऊर्जा बढ़ती है और बाहर निकलते हैं तब भी ऊर्जा बढ़ती है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन त्वरित। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन या साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या ऊर्जा नहीं दी जा सकती या इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। और गामा किरणों के कार्य के लिए अपन बात करें तो वहाँ अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यानी जहाँ अपने लिए त्वरित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कैसे किया जाए, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान कैसे बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सबसे पहले क्रस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक इलेक्ट्रॉन त्वरित्र का निर्माण किया। एक ऐसी मशीन बनाई जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को भी क्या किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है। उस मशीन को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन त्वरित्र या बीटाट्रॉन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए क्रस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक मशीन का निर्माण किया और इसे ही क्या कहते हैं? बीटाट्रॉन कहते हैं। सबसे पहले बीटाट्रॉन की मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा, तो बीटाट्रॉन क्या होगा बच्चों? बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाली मशीन होती है। ठीक है। 1940 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए सर्वप्रथम (1940) में क्रस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाली मशीन को ही क्या कहते हैं बच्चों? बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन त्वरित्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए क्रस्ट ने एक मशीन का निर्माण किया जिसे क्या कहते हैं? बीटाट्रॉन कहते हैं। अब बात करें इसके प्रिंसिपल की। बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए काम में आता है। इसका किस सिद्धांत पर यह इलेक्ट्रॉन त्वरित्र काम करता है, इसके बारे में बात करें अपन बच्चों तो देखो गामा किरणों को प्राप्त कार्य के लिए उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनों को साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वेग में वृद्धि से द्रव्यमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण साइक्लोट्रॉन एक सीमा तक ही इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे पाता है। अतः इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए सबसे पहले क्रस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1940 में क्या बनाई बच्चों? एक मशीन बनाई जिसे क्या कहा गया? बीटाट्रॉन कहा गया। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये फैराडे के नियम या फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये मशीन फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब फैराडे का प्रिंसिपल क्या है, फैराडे का सिद्धांत क्या है, आप जानते होंगे बच्चों। बीटाट्रॉन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत या फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है। वैसे फैराडे का सिद्धांत या इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर बीटाट्रॉन क्या होता है? आधारित होता है या आधारित होती है। बीटाट्रॉन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत या फैराडे के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है और इस सिद्धांत के अनुसार यह फैराडे के नियम पर आधारित है। और फैराडे के नियम अनुसार जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है, फैराडे के सिद्धांत के अनुसार या फैराडे के नियम अनुसार क्या होता है बच्चों?
नियमानुसार जब किसी कुंडली, फैराडे के नियम अनुसार जब किसी कुंडली या फैराडे के नियम अनुसार जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिपथ में, कुंडली या परिपथ में या कुंडली में क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या है बच्चों? फैराडे के नियम अनुसार या सिद्धांत पर वीटाट्रॉन काम करता है। और फैराडे का सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होता है बच्चों? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है? धारा प्रवाह होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है या बहने लगती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है बच्चों? इस प्रकार की होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें क्या बहने लगती है? सबसे पहले इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है या बहने लगती है। चुंबकीय फ्लक्स में जब समय के साथ परिवर्तन होता है फैराडे के अनुसार तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या है? उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है या प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है बच्चों? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। यह क्या है? फैराडे का नियम है, यानी फैराडे का सिद्धांत है। फैराडे के सिद्धांत के अनुसार किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी कुंडली में या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है? बराबर होती है। यानी किसी कुंडली कह लें या क्या कह लें बच्चों इसको, बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध, कुंडली या बंद परिपथ एक ही बात है, किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है।
फैराडे के नियम अनुसार किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। इसमें बच्चों इस नियम में परिपथ में, बंद पथ में, यह नियम कहाँ लागू होगा, परिपथ के बंद पथ में होगा, और उससे जो रिलेटेड या बद्ध क्या होगा, फ्लक्स होगा, उसमें होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित कण इस बंद पथ के अनुदिश गति करेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, जिससे वो क्या होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल से वो गति करने लग जाएगा। देखो दोनों बातें की हैं, फैराडे के नियम सिद्धांत पर ही कार्य करता है और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर, फैराडे का सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। और फैराडे के अनुसार क्या है कि किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिससे कि इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये इस सिद्धांत पर क्या है बच्चों, आधारित है। अब इसके बाद अपन इसमें क्या करें बच्चों, इसके बनावट की बात करें। इसमें देखो सिद्धांत में अगर आप सीधा लिखना चाहो तो फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है, या इसको ऐसे कह लें, फैराडे के अनुसार कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। या इसको दूसरा, फैराडे के नियम वही है, एक ही बात है कि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कोई सा ये लिख लो या तो ये लिख लो, एक ही बात है, ये इजी रहेगा शायद। किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, इसका सिद्धांत हो गया वीटाट्रॉन का। अब बात करें इसके बनावट की। बनावट की बात करें बच्चों तो वीटाट्रॉन क्या एक डेफिनेट आकृति की मशीन होती है, उपकरण होता है। डेफिनेट आकृति कैसे होती है देखिए, पहला इसका हो गया परिभाषा, फिर सिद्धांत, और सी पॉइंट है इसका बनावट। बनावट मैंने बताया था, इसकी बनावट कैसी होती है, वीटाट्रॉन एक डेफिनेट आकृति का उपकरण होता है या वलयाकार डोनट आकृति का एक क्या होता है, उपकरण होता है। इसमें बच्चों देखिए इसकी आकृति, सॉरी,
ये डफनट आकृति होती है। इस प्रकार की ये मशीन होती है इसमें, और इसी से देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और इसमें इस प्रकार से ये क्या लगाता है, और फिर इधर यहीं जब ये चक्कर लगा लेता है, ये पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो उस स्थिति में यहाँ क्या किया जाता है बच्चों, ये लक्ष्य पर आपतित करा दिया जाता है। इस तरह से ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, और जब ये चक्कर लगा लेता है, चक्कर लगाएगा तो इसकी क्या है, ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने के बाद क्या है बच्चों, ये लक्ष्य पर आपतित करा दिया जाता है। इस तरह से ये लक्ष्य पर क्या करा दिया जाता है, आपतित करा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं इसे, या इलेक्ट्रॉन इससे क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, और इसका आकार जो डफनट आकृति का, ये क्या है, ये डोनट या डफनट आकृति का निर्वातित कक्ष है। डोनट आकृति का निर्वातित कक्ष। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, या इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, बाहर निकलते हैं, और लक्ष्य पर क्या करा दिए जाते हैं, बाद में इनको आपतित करा दिया जाता है। यहाँ क्या है ऊपर बच्चों, ऊपर इसे पटलित स्टील से बने चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ये इधर निर्वातित पंप है, ये वाला, ये है आपका निर्वात पंप। इसे अपन क्या कह सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन गन हो गया या इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया। ये पटलित स्टील से बने क्या हैं, चुंबकीय ध्रुव हैं। पटलित स्टील से बने, पटलित स्टील के चुंबकीय ध्रुव। इसमें से क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय ध्रुवों से क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। देखो आप इसकी आकृति की बात करें तो आकृति में, ये इसके बनावट की बात करें तो केवल ये भी बना सकते हो, ये चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखे हैं, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। बाकी डोनट आकृति का क्या होता है कि निर्वातित कक्ष होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बीटाट्रॉन की क्या है, केवल ये बना दोगे तो भी वो बीटाट्रॉन का उपकरण या आकृति हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, ये क्या हुआ आपका बीटाट्रॉन की आकृति। इसमें निर्वातित कक्ष एक डफनट आकृति का निर्वातित कक्ष लिया जाता है, जिसमें क्या लगाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गन लगाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जो इसके अंदर फैराडे के सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं, वर्क करते हैं, त्वरित होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और फिर उन्हें लक्ष्य पर क्या करा दिया जाता है, आपतित करा दिया जाता है। तो ये क्या हो गई बच्चों, बीटाट्रॉन की आकृति या बनावट। इसमें वलयाकार डफनट आकृति या डोनट आकृति का एक प्रकोष्ठ होता है। इसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक के विशिष्ट आकृति के ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इन विद्युत चुंबक यानी इस विद्युत चुंबक में 50, ये जो विद्युत चुंबक है इसकी आवृत्ति 50 से 200 हर्ज की प्रत्यावर्ती धारा, इस विद्युत चुंबक में 50 से 200 हर्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है, सबसे पहले डोनट वलयाकार डोनट आकृति का होता है, वलयाकार डोनट आकृति का क्या होता है, एक प्रकोष्ठ होता है या निर्वातित कक्ष होता है, और इस निर्वातित कक्ष को एक विशिष्ट आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में रखा जाता है। ठीक है, और विद्युत चुंबक को 50 से 200 हर्ज आवृत्ति की प्रबल विद्युत धारा से क्या किया जाता है, चुंबकित किया जाता है, यानी विशिष्ट आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। विशिष्ट आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, और इसमें से विद्युत चुंबक से 50 से 200 हर्ज आवृत्ति की क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। या इसको मैं कह लूं कि जो चुंबक है ये 50 से 200 हर्ज आवृत्ति की धारा से क्या की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा से चुंबकित की जाती है। इस प्रकार इसमें क्या होगा, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र डफनट के तल के लंबवत उत्पन्न हो जाएगा। इससे क्या होगा, डफनट के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डोनट या डफनट के लंबवत उत्पन्न होता है। इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक से या चुंबकित करेंगे विद्युत धारा से, तो इसमें क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि किस दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र डफनट के लंबवत दिशा में क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी विशिष्ट ध्रुवों से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की कक्षा के तल के लंबवत होती है। यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, डफनट के लंबवत कह सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि विशिष्ट ध्रुवों से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव कैसे होती है बच्चों, डफनट के लंबवत, या दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के, इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत होती है, कह सकते हैं। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत धारा या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने क्या किया है बच्चों, अपन ने किया कि जो चुंबक थे, चुंबकीय ध्रुव थे विशिष्ट आकृति के, उनसे धारा प्रवाहित कराई, जिससे उसमें क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनके लंबवत दिशा में वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की कक्षा के तल के क्या होगी, लंबवत होगी, या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के लंबवत होगी, या इलेक्ट्रॉन की कक्षा के लंबवत। एक ही बात है ये तीनों बच्चों, डफनट के लंबवत, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के लंबवत, या इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत होगी। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसके बाद
इस प्रकोष्ठ के केंद्रीय भाग पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा रखा जाता है? अधिकतम रखा जाता है। इस प्रकोष्ठ के केंद्रीय भाग पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रखा जाता है? अधिकतम या मैक्सिमम रखा जाता है। ये अपन को इसमें क्या है, ये इसकी बनावट है, इस तरह की ये क्या होती है, बनावट होती है इसकी। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होती है, ये मैंने आपको इसकी बनावट में बताया। बच्चों यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो कार्य करता है। इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कार्य क्या है? पहला है विद्युत क्षेत्र की प्रेरण की घटना के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर स्पर्शीय बल कार्य लगते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की प्रेरण की घटना से इलेक्ट्रॉनों पर कौन से बल लगते हैं बच्चों? स्पर्शीय बल लगते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन को स्थायी कक्षा में ये जो विद्युत क्षेत्र है ये बनाए रखता है। ये विद्युत क्षेत्र दो कार्य करता है। पहला, विद्युत क्षेत्र की प्रेरण की घटना के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर स्पर्शीय बल लगता है। प्रेरण की घटना से, विद्युत क्षेत्र की प्रेरण की घटना से इलेक्ट्रॉन पर, या फिर मैं कहूँ इसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में बनाए रखेगा क्या? विद्युत क्षेत्र। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनों को स्थायी कक्षा में बनाए रखता है। पहला, इलेक्ट्रॉन पर स्पर्शीय बल लगता है, और दूसरा, इलेक्ट्रॉनों को ये स्थायी कक्षा में बनाए रखता है। ठीक है। इसके बाद बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, अगला पॉइंट है इसका। पहला मैंने बता दिया आपको इसकी परिभाषा क्या होती है, दूसरा बताया मैंने आपको सिद्धांत क्या है, और तीसरा है इसका बनावट कैसी होती है, और अब है इसके लिए बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध। या शर्त, बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, या इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? बीटाट्रॉन की शर्त भी कहते हैं। तो बच्चों अभी तक अपन ने पढ़ा बीटाट्रॉन की परिभाषा क्या है, और उसकी सिद्धांत क्या है, और बनावट क्या है, और बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध अपन ज्ञात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।